Welcome to Online Study with Mohammed Rizwan Mir. वायरसेस को हम पढ़े थे और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, मैंने समझा। पैरासिटिक नेचर वायरसेस की क्यों होती है और कैसे होती है, आज के लेक्चर में हम इन दो चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल लेक्चर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वायरसेस को, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वायरसेस जब भी एक्ट करते हैं उनको एक होस्ट सेल चाहिए होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है जिसके ऊपर वो अटैक करते हैं। और फिर अटैक करने के अंदर होता क्या है, बेसिकली वो अपने आप को तो रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा होता है कि उनको न्यूक्लिक एसिड चाहिए होता है, उनको प्रोटीन चाहिए होता है, और वो सब कुछ वो अपने होस्ट सेल से जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं। और उसके रिस्पॉन्स में जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या होस्ट के साथ ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई डिजीज जो है वो शो हो जाती है। तो ये बेसिकली एक पैरासिटिक नेचर है वायरस की। हमने जब पहले बात की वायरसेस के अंदर, जब हम कह रहे थे कि लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस की जब हमने स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि जो वायरसेस हैं वो होस्ट के अंदर जाके ही रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि वायरसेस को एक होस्ट सेल जरूर चाहिए होता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा क्यों है, वाई वायरसेस नीड अ होस्ट सेल, वाई वायरसेस नीड अ होस्ट सेल। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम डिफरेंट डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वायरसेस बेसिकली क्या करते हैं, वायरसेस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं सेल्स को। ठीक है, वो जो सेल्स हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो किसी बैक्टीरिया का भी सेल हो सकता है, वो सेल किसी ह्यूमन बीइंग का भी कोई सेल हो सकता है। वायरसेस कभी भी, जब भी हम बात करते हैं किसी आइसोलेटेड वायरस की, तो आइसोलेटेड वायरस जो है वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करता। यानी कि वो 1 से 2 और 2 से 4 में डिवाइड, यानी कि वो वायरस नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बात की थी कि जो वायरसेस हैं उनके अंदर कोई कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। वायरसेस के अंदर कोई मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं है, वायरसेस के अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, राइबोसोम्स नहीं है, और उनके अंदर वो राइबोसोम्स नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन भी नहीं खुद बना सकते। तो ये वायरसेस के अंदर एक ड्रॉबैक के लिए उनका अपना है कि वो ऐसे नहीं कर सकते, और इसी वजह से उनको एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके वो अटैच हो जाते हैं और फिर वो उसको इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं होस्ट सेल की, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने में आता है। वो ये होता है कि वायरसेस जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं टू देयर होस्ट। स्पेसिफिक, इसको लिख के देख लेते हैं, स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। ये वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी आप ये बात लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट। स्पेसिफिक टू होस्ट होने का मतलब ये है कि वायरसेस, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वायरस है जो जिसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, तो वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा, वो किसी और चीज को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियोफेज को हमने देखा था, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर ही एक्ट करेगा, बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने टोबैको मोज़ेक की बात की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो सिर्फ टोबैको प्लांट के ऊपर ही एक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रेबीज की, रेबीज कॉज करने वाले जो वायरस है रेबीज, वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के ऊपर ही अटैक करेंगे, या मैमल्स को ही सिर्फ इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम HIV की बात करें, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो HIV वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर, बल्कि यहाँ पे तो स्पेसिफिसिटी और ज़्यादा हो जाती है कि वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उनके वाइट ब्लड सेल्स हैं सिर्फ उनको इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो, और अगर रेड ब्लड सेल्स होंगे तो वो उनको इन्फेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर वो कोई और ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम कह लें कि अगर मंकीज हैं, चिंपैंजीज है, मंकी है, तो उसके ऊपर HIV वायरस उसके अंदर आप इन्फेक्ट भी करके देख लें तो भी उसके अंदर ये डिजीज कॉज नहीं होगी। तो ये हम देख लेंगे स्पेसिफिसिटी। इसी तरह हमारे पास पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस जो है वो भी ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है, ह्यूमन लिख देते हैं हम इसे। और ह्यूमन के अंदर भी जो हमारे स्पाइनल
नर्व सेल हैं, ये सिर्फ उनको इन्फेक्ट करता है, पोलियो वायरस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो फ्लू का वायरस, वो सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सेल्स होंगे वो उनको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि वायरसेस जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने होस्ट के। ठीक है, ये अपने जो इसका होस्ट होगा ये सिर्फ उसी को इन्फेक्ट करेंगे, इसके अलावा वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। और इसकी अगर हम रीजन देखना चाहें तो इसकी एक रीजन तो यही बन जाती है क्योंकि वो ये कि वायरसेस ने क्योंकि अपने जो रिप्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, वायरसेस का जो न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली, उसने उसको ज्यादा करना है और उसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना है, आरएनए को रेप्लिकेट करना है, और वो उसी केस में पॉसिबल होगा जब उसको एक खास किस्म का होस्ट सेल मिल जाएगा या उसकी पसंद का होस्ट सेल उसको मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि वायरसेस का होस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है, या फिर हमने देख लिया कि वाई वायरसेस नीड अ होस्ट सेल। इसके बाद हम एक और चीज को देख लेते हैं, और ये है कि वायरसेस जब होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो होता क्या है, या फिर हम ये देख लेते हैं कि जब वायरस होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, हमने अपने पिछली क्लासेस के अंदर एक फिनोमेना पढ़ा था जिसे हम कहते थे इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम क्या था कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी या कोई बाहर से ऐसी चीज हमारी बॉडी के अंदर चली जाए जो कि बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो उस ऑर्गेनिज्म या उस बॉडी के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है और वो उसको बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम होने के बावजूद वायरस एक होस्ट सेल के अंदर किस तरह चले जाते हैं और फिर वो अपनी एक्टिविटी किस तरह से कैरी ऑन रखते हैं। ये इस तरह से होता है कि जब भी एक वायरस अपने होस्ट के अंदर जाता है तो हम इसको ऐसा देख लें कि वायरस जो है ना एक बहुत ही चालाक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो होस्ट बॉडी को ब्लॉक कर देता है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस को समझ लेता है और उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करता है। वो डिफरेंट तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो ये कर सकता है कि जो एंजाइम्स हैं जिन्होंने एक्टिवेट होना है वो उनको ब्लॉक कर दे, यानी कि ब्लॉकिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ठीक है, या फिर वो ऐसे भी कर सकता है कि वो कुछ वायरस के जाने से जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होने हैं या एंटीवायरल रिस्पॉन्स है वो उसको इनहिबिट कर दे, इनहिबिट एंटीवायरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो जो हमारे पास कम्प्लेक्स किस्म के सब्सटेंसेस बनने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइटोकाइंस एक सब्सटेंस है, तो वो उसकी प्रोडक्शन रोक देगा, ब्लॉकिंग प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, या साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स में जो भी हमारे पास केमिकल्स बनते हैं वो उनको रोक देगा। इसके अलावा वायरस ये भी कर सकता है कि अपना जेनेटिक कंपोजिशन चेंज कर ले। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको आप देखते हैं कि वो क्या है कि वायरस जो है वो अपनी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जिस चीज से वो मिलके बना है, वो उसको इतना जल्दी चेंज कर लेता है कि जो होस्ट का बॉडी है या होस्ट के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देती, या अगर हम कोई वैक्सीन यूज कर रहे हैं या कोई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनी है वो उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करती। इसे हमने क्या कह दिया कि ये चेंज कर लेते हैं, चेंज इट्स ओन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और इम्यून सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर सकता और वायरस को ये फायदा मिल जाता है कि वो एक्ट कर सकता है और अपना नॉर्मल जो उसका पूरा प्रोसेस है, लाइफ साइकिल है, वो उसको कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम अपने एक और थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, वो ये है कि जब वायरस को अपने सूटेबल सिचुएशन या अनफेवरेबल कंडीशंस वायरस को मिले तो वो क्या करता है, यानी हाउ
a virus acts in unfavorable conditions. आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो। हाउ अ वायरस एक्ट्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है कि होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको जिस किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा, या फिर ये हो सकता है कि वायरस जो है वो एक होस्ट के अंदर नहीं है, अब वो होस्ट से बाहर आ गए, तो वो किस तरह से एक्ट करता है या किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करता है इस तरह के चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो होता इस तरह से कि वायरस को, जैसा कि हमने कहा कि वायरसेस आर पैरासाइट्स और दे नीड अ होस्ट सेल, उनको एक होस्ट सेल चाहिए, और अगर होस्ट सेल नहीं है तो वो होस्ट सेल के बाहर हमेशा कोई ना कोई अपनी फॉर्म इस तरह की बना लेंगे कि वो एग्जिस्ट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल वायरसेस को, जब टोबैको मोज़ेक की बात की थी तो हमने कहा था कि टोबैको मोज़ेक जो है वो अपने आप को क्रिस्टलाइज कर लेता है, राइट। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको अपनी पसंद का होस्ट सेल नहीं भी मिलता लेकिन फिर भी वो लिविंग बॉडी के अंदर ही किसी न किसी और फॉर्म में रह लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने आप को स्टोर कर लेते हैं किसी न किसी चीज में, फॉर एग्जांपल सलाइवा के अंदर, या फिर वो ऐसे करेंगे कि किसी टिश्यू के अंदर या किसी सेल के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हो सकता है वो फीसिस के अंदर, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इनके अंदर। तो ये इस तरह से वायरस जो है वो अपने आप को सेव कर लेता है, या तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल में बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर वो अपने आप को स्टोर कर लेगा किसी ऐसी चीज में उस वक्त तक जब तक वो उसको मजीद फेवरेबल कंडीशंस या एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता जो उसको चाहिए था रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमने देख लिया कि वायरसेस किस तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे टंग के ऊपर, जो सलाइवा के ऊपर रहते हैं वायरसेस, उनको हम कहते हैं EBV, और इससे क्या टंग की डिफरेंट डिजीजेस हमारे पास हो जाती हैं, जुबान के ऊपर जो है जो डिजीजेस हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर जो वायरसेस या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है वो फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस हम उसको कहते हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वो जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है। इसी तरह जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो फीसिस के अंदर होता है, फीसिस के अंदर स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है फीसिस के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, और वो उन्होंने अपने लिए होस्ट सेल पहले से सोच के रखा, वो अगर नहीं मिलता तो वो किसी न किसी और फॉर्म में किसी न किसी और सेल के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस। थोड़ा सा हम इसको दोबारा से समराइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर को हमने देखा कि वायरसेस जो हैं उनको होस्ट चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और इसके लिए एक हम खास टर्म यूज करते हैं जो कि हमने आपको ऑलरेडी बताई है, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। वायरस जो है वो एक पैरासाइट है, और वो किस किस्म का पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, यानी कि उसको एक सेल ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर, इसको एक अदद सेल ऐसा या होस्ट जरूर चाहिए होता है जिसके अंदर वो रह सके और उसको इन्फेक्ट कर सके। वायरसेस को होस्ट सेल क्यों चाहिए, इसके हमने डिफरेंट रीजंस देख ली। फिर हमने एक चीज़ देखी कि वायरसेस जो है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि उनको खास किस्म का होस्ट और खास किस्म का होस्ट सेल चाहिए होते हैं जिसके ऊपर वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वायरसेस किस तरह से इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, और लिविंग होस्ट जिसके ऊपर जाके वो इन्फेक्ट करते हैं या अटैच हो जाते हैं वो किस तरह से उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। और उसके बाद हमने देख लिया कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले या होस्ट सेल ना मिले तो किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस।